फिर राजा और मंत्री मिलकर रानी के शरीर को जला देते हैं। मैं मर चुकी हूँ। तेरी ये तलवार अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ ही दिनों में मैं तुझे मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। चंद्रावती की आत्मा वहाँ से चली जाती है। दोपहर का वक्त था। मुखिया मंदिर की तरफ जा रहा था और जैसे ही वो मंदिर पहुँचता है उसे एक सोने का घड़ा दिखाई देता है। अरे, ये तो सोने का घड़ा है। मैं इसे बेच दूंगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। अब तो मैं सच में बहुत धनी बन जाऊंगा। इतना कहकर मुखिया जैसे ही घड़े को छूता है, अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती है। ये क्या हो रहा है? और मेरा शरीर। अचानक मुखिया का शरीर धुएं में गायब हो जाता है और घड़े से आवाज आती है। जो भी मुझे छूने की कोशिश करेगा वो इसी तरह गायब हो जाएगा और मेरा रहस्य कोई पता नहीं लगा पाएगा। विजयपुर गांव में रामू लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ शोभा के साथ रहता था। वो दिन रात लकड़ियाँ काटता था, फिर भी एक वक्त का खाने का जुगाड़ नहीं हो पाता था। फिर एक दिन, आज तो लकड़ियाँ इतनी मेहनत से काटी हैं, सुबह से शाम हो गई है। पता नहीं राजा आज भी कितना पैसा देगा। आज तो मैं राजा से ज्यादा पैसा लेकर रहूंगा। मेरा घर नहीं चलता उतने पैसों में। रामू लकड़ियाँ लेकर राजमहल जाता है। तभी मंत्री कहता है, अरे रामू, आज तो इतनी कम लकड़ियाँ लाया है। कल तो तुझे ज्यादा बोलकर भेजा था ना। मंत्री जी, सुबह से यही लकड़ियाँ काटने में लगा था। बहुत मेहनत से काटी हैं। आपको तो पूरी सूखी हुई लकड़ियाँ चाहिए और वो बहुत अंदर जंगल में मिलती हैं, इसलिए देर हो गई। अच्छा, ठीक है। ये लकड़ियाँ राजमहल में जलेंगी। अब चलो, ये सारी लकड़ियाँ इधर रख दो और ये लो एक सिक्का। मंत्री जी, कुछ तो रहम करिए मुझ पर। मैं सुबह से शाम तक लकड़ियाँ काटता हूँ। कम से कम 3 सिक्के तो दे दीजिए। ये एक सिक्का तो मेरी मेहनत के लिए भी नहीं है। माँ के लिए दवाई लाना है, घर का राशन भी खत्म है। थोड़ा सा तो और रहम कर दीजिए मंत्री जी। तुम्हें शर्म नहीं आती? महाराज ने कहा है तुम्हें ये लकड़ियाँ देने के लिए और इतना ही पैसा देने के लिए बोला है। और हमारे राज्य में रहते हो, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं और तुम हमसे पैसे मांगते हो। तुम्हें राजा से कहकर सजा दिलवाऊंगा। ऐसा मत करिए मंत्री जी। ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो ठीक है। रामू वहाँ से एक सिक्का लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन ये राजा मुझे कभी 2 वक्त के खाने का पैसा भी ढंग से नहीं देता है। अगर मैं यही लकड़ी बाजार में बेचता तो मुझे पूरे 5 सिक्के मिलते और ये महाराज 3 सिक्के भी नहीं देते हैं। अब इससे मैं क्या करूँ? घर का राशन लाऊं या माँ के लिए दवाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रामू परेशान होकर घर के अंदर जाता है। क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। राजा ने आज भी कम पैसे दिए क्या? हाँ माँ, पता नहीं हमारे ये दिन कब लौटेंगे। राजा कभी हमारी मेहनत का उचित दाम नहीं देता है। हर बार लकड़ी लेकर सिर्फ एक सिक्का थमा देता है। हम क्या कर सकते हैं बेटा, वो हमारा राजा है। राजा ना चाहते हुए भी हमें उसे लकड़ियाँ देनी पड़ती है। तुम्हारे पिताजी के समय से ही वो हमसे लकड़ियाँ लेता आ रहा है और हर बार कम पैसा देता है। इस वजह से हमारे घर की हालत कभी ठीक नहीं हुई। घर में राशन भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं एक सिक्के में क्या लाऊं। बेटा क्या बताओ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। वेद जी ने औषधि लाने को कहा था। अब एक ही सिक्का है, घर में राशन भी नहीं है, तो क्या करेगा? एक काम कर, घर का राशन ले आ, औषधि वे कभी ले आना।
मैं क्या करूं? कैसा नालायक बेटा हूं जो अपनी माँ को ढंग से खाना भी नहीं खिला सकता, ना उसका ख्याल रख सकता हूं। दुखी मत हो बेटा, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रामू बाजार जाता है और थोड़ा सा राशन लेकर आता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही रामू मन ही मन सोचता है, चलो फिर से लकड़ी काटनी है। राजा वही फिर एक सिक्का थमाएगा। क्या करूं, पर जाना तो पड़ेगा। रामू कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है और लकड़ियां काट कर राजमहल लौट ही रहा होता है कि महल के पीछे एक मंदिर दिखता है। अरे ये मंदिर कैसा है और इतना अंधेरा भी है, जाकर देखता हूँ। रामू जैसे ही मंदिर के पास जाता है, मंदिर के सीढ़ियों पर एक सुनहरा घड़ा रखा होता है जो चमक रहा होता है। अरे ये घड़ा तो सोने जैसा लग रहा है और इतना चमक भी रहा है। रामू जैसे ही घड़े को छूता है, वहाँ पर लिखा होता है, इस घड़े में एक सच्चा रहस्य छिपा हुआ है। अरे इस घड़े में भला कौन सा रहस्य छिपा होगा? मुझे इसे उठाकर देखना चाहिए। रामू जैसे ही घड़े को उठाता है, तभी ठंडी हवाएं चलने लगती है। ये घड़ा तो सच में कुछ अजीब सा है। इसे छूते ही मुझे कुछ अजीब ही महसूस हो रहा है, पर ये तो सोने जैसा चमक रहा है। इसे बेच दूंगा तो पैसे तो हो ही जाएंगे। रामू वो घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है। ये क्या रामू, तुम ये घड़ा क्यों लाए हो बेटा? इसे कहाँ से लाए हो? वहीं वापस रख दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ तुम ये क्या कह रही हो? अरे ये सोने जैसा है, इसे बेच दूंगा तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और फिर हमारी अच्छी जिंदगी कटेगी। ये शापित है बेटा, फेंक दे यहाँ से। अच्छा ठीक है माँ, तू परेशान मत हो। कल सुबह मैं जाकर इसे कहीं सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा। अब रात हो गई है, तब तक इसे घर में ही रख देता हूँ। नहीं बेटा नहीं, ये शापित घड़ा है, इसे घर में रखना ठीक नहीं है। इसे बाहर छोड़ दे। ठीक है, सुबह पक्का छोड़ दूंगा माँ। दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात को घर में एक धीमी करहाती आवाज सुनाई देती है। रामू मेरी मदद करो, मैं महल की पहली रानी चंद्रावती की आत्मा हूँ, मेरी मदद करो। राजा ने मुझे मारकर इस घड़े में बंद कर दिया है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं इस घड़े में कैद हूँ, तुम मेरी मदद करो। तो तुम रानी हो, फिर घड़े में कैसे कैद हो गई? राजा ने तुम्हें क्यों धोखा दिया? पूरी सच्चाई बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। तभी घड़े से धीरे धीरे रानी चंद्रावती की परछाई निकलती है। सुनो रामू, ये बहुत समय पहले की बात है, जब मैं माहिष्मती राज्य की राजकुमारी थी। आज तो मैं अपने दिल की सारी बातें बता दूंगी कि मैं महाराज से कितना प्रेम करती हूँ और उनके बिना तो एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। चंद्रावती घने जंगलों से होकर एक तालाब के किनारे जाती है। वहाँ महाराज पहले से बैठे होते हैं। आओ चंद्रावती, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने आने में इतना वक्त क्यों लगाया? महाराज, मैं महल से चुपके आई हूँ। अगर पिताजी को पता चल जाता तो वो मुझे आने नहीं देते, इसीलिए देर हो गई। हम अब कितने दिनों तक चुप चुप कर मिलते रहेंगे? चलो जल्दी विवाह कर लेते हैं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। महाराज, मैं विवाह कर लूंगी, पर मेरी एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी पूरा करके ही मैं विवाह करूंगी। चिंता मत करो, विवाह के बाद भी तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकती हो। मैं तुम्हें रोक टोक नहीं करूंगा। तो ठीक है, अगर आप वादा करते हैं तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कल इसी वक्त यहीं आ जाना। बगल में हमारी कुलदेवी का मंदिर है, वहीं हम विवाह कर लेंगे। ठीक है महाराज, मैं कल पक्का आ जाऊंगी।
चंद्रावती वहाँ से चली जाती है और महाराज मन ही मन सोचते हैं। जैसा मैंने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। अब बस विवाह हो जाए फिर मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं सर्वोच्च शक्तिशाली बन जाऊंगा। अगली सुबह विवाह होता है और महाराज चंद्रावती को महल ले आते हैं। महाराज, हमने तो विवाह कर लिया, लेकिन अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो वे क्रोधित होंगे। चिंता मत करो चंद्रावती, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और विवाह किया है। तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अब तुम आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। महाराज मंत्री के पास जाता है और मंत्री कहता है, महाराज, आपने जो सोचा था वो हो गया। अब जल्दी से चंद्रवती से उसका रहस्यमय खजाना ढूंढने का पता ढूंढिए। उस खजाने का होना हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। जो उसे पालेगा वो सबसे धनी और शक्तिशाली बन जाएगा। हाँ मंत्री जी, इसलिए मैंने चंद्रावती का पीछा किया और प्रेम का नाटक किया। अब विवाह भी कर लिया है और वो खजाना मेरे ही हाथ आएगा। पर महाराज, ये जल्दी करना पड़ेगा। सुना है वो रहस्यमय खजाना समय पर ना लिया जाए तो वो गायब हो जाता है। चिंता मत करो, कल ही रानी से पूछूंगा कि वो खजाना कहाँ रखा है। दिन बीतता है और सुबह होती है। महाराज चंद्रावती से पूछते हैं, चंद्रावती, अब तुम मेरी पत्नी हो और इस राज्य की रानी। मुझे वो रहस्यमय खजाना बताओ जो तुम्हारे राज्य में है। महाराज, ऐसा कोई खजाना नहीं है। झूठ मत बोलो चंद्रावती, मैंने तुमसे विवाह सिर्फ उस खजाने के लिए किया है। मुझे वो बताओ ताकि मैं उसे लेकर सबसे धनवान और शक्तिशाली बन जाऊं। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर वो स्थान या रहस्य आपको नहीं बताऊंगी। मैं उसकी रक्षा करती हूँ, यही मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो खजाना गलत हाथों में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो किसी लालची के लिए नहीं है, बल्कि जो सच्चे दिल से मददगार हो उसी के लिए वो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी? तुम मेरी रानी हो। तुम्हारा पहला दायित्व है कि तुम मुझे खुश करो और वो धन मुझे दे दो, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप जो करिए महाराज, पर मैं वो सच्चाई कभी नहीं बताऊंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरे पति हो, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं कैसे जीऊंगी? वो खजाना शापित भी है। अगर किसी ने लालच से छुए तो उसी वक्त जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह है। अगर तुमने वो खजाना नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार डालूंगा। मैं नहीं बताऊंगी। फिर महाराज गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाते हैं। महाराज ने मुझे सिर्फ खजाने का पता पूछने के लिए विवाह किया था। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपने माता पिता को धोखा देकर इनसे विवाह किया और इन्होंने मुझे ही धोखा दे दिया। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। महाराज, पता चला महारानी ने बताया खजाना कहाँ छुपाया है। मंत्री जी, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उसे मारने की धमकी भी दी, फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोल रही है। फिर तो आपकी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी महाराज। आपने क्या क्या नहीं किया उस खजाने को पाने के लिए। मैं अपनी मेहनत यूं बर्बाद नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा और मैं तो वो खजाना लेकर ही रहूंगा। फिर ऐसे ही रात बीत जाती है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ रानी, तुम खजाने का पता बताओगी या नहीं? नहीं महाराज, मैं नहीं बताऊंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो लो, तुम आखिरी सांस ही ले लो। फिर राजा एक जहर की शीशी निकालकर रानी को पिलाने लगता है। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए मुझे।
अगर तुम मुझे वो खजाने की जानकारी नहीं दे सकती तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम मर जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। राजा वो जहर चंद्रावती को पिला देते हैं, जिससे कि चंद्रावती की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? आपने रानी को मार दिया। यदि इसके बारे में किसी को पता चल गया और उसके पिताजी को मालूम पड़ा तो वो हमारे विरुद्ध आक्रमण कर देंगे। उनके पास बड़ी फौज है, हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। चिंता मत करो मंत्री, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। हमने चुपके चुपके विवाह किया था, तो इसके माता पिता को जानकारी लगना तो असंभव है। वो लोग सोचेंगे कि कहीं भाग गई होगी। महाराज, फिर तो अब हमें जल्दी से महारानी के शरीर को जला देना चाहिए, ताकि किसी को पता ना चले। तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम इसी वक्त अभी जला देते हैं। फिर राजा और मंत्री मिलकर रानी के शरीर को जला देते हैं और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। तभी आधी रात को राजा जैसे ही सोए हुए होते हैं, चंद्रावती की आत्मा वहां आ जाती है और कहती है, राजा, तुम मुझे मारकर इतनी आसानी से शांत नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर राजा की नींद खुल जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मर गई थी, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे जान से मार दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जा, चली जा, तू मर गई है। राजा अपनी तलवार उठा लेता है और चंद्रावती की आत्मा पर वार करने लगता है। मैं मर चुकी हूँ। तेरी ये तलवार अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ ही दिनों में मैं तुझे मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। चंद्रावती की आत्मा वहाँ से चली जाती है। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? चंद्रावती की आत्मा यहाँ कैसे आ सकती है? मुझे कुछ करना होगा। सुबह होते ही राजा दरबार में आते हैं। महाराज, क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। मंत्री जी, रात में चंद्रावती की आत्मा आई थी और उसने मुझे मारने की कोशिश की और उसने कहा है कि कुछ दिनों में वो मुझे मारकर अपने साथ ले जाएगी। ये क्या हो गया महाराज? अब हम क्या करेंगे? किसी को बुलाओ मंत्री, जो हमें इस संकट से निकाल सके। महाराज, एक तांत्रिक है जो इस समस्या का समाधान दे सकता है। मैं अभी सैनिकों को भेजकर उन्हें बुलाता हूँ। कुछ ही देर में सैनिक तांत्रिक को लेकर आते हैं। तांत्रिक महाराज, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो चंद्रावती की आत्मा मुझे जान से मार देगी। राजा, तुमने जिस आत्मा की हत्या की है वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। तुम्हें ऐसे आसानी से उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो क्या करें तांत्रिक? कोई उपाय बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हें इस रानी की आत्मा को बांधना होगा, वरना वो तुम्हारे महल पर कोहराम मचा देगी। ठीक है, अब आप इसकी आत्मा को बांध दीजिए। पर महाराज, हम इसकी आत्मा को किसमें बांधेंगे? एक सोने का घड़ा चाहिए, जिससे इसकी आत्मा बंध जाएगी। जाइए मंत्री जी, वो घड़ा लेकर आइए जो सोने का बनाया गया था। वो खजाने वाले कमरे में रखा होगा। जी महाराज, मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद मंत्री वो घड़ा लेकर आता है। तब तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से रानी की आत्मा को उस घड़े में बांध देता है और उसने मेरा शरीर इस घड़े में बांध दिया। उसके बाद उसने दूसरा विवाह किया, पर मेरी बद्दुआ से वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया और महल भी अंधेरे में डूब गया है। तुम्हें मुझे आजाद करना है और खजाने से सभी गरीब दुखियों की मदद करनी है। ठीक है, राजा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और जिस वजह से तुम इस घड़े में बंद हो, मैं सबकी मदद करूंगा। तुम्हें भी इस घड़े से मुक्त करूंगा और उस रानी की भी सहायता करूंगा जो पत्थर की मूर्ति में बदल गई है।
महल के नीचे ही एक गुफा है। तुम्हें इस घड़े को लेकर वहां जाना होगा। उस गुफा में मैंने खजाना छिपाया हुआ है, जिसका पता महाराज पूछ रहे थे, पर मैं नहीं बोली। वही मेरा दिल है, जिसे तुम्हें मुक्त करना है। ठीक है, मैं कल ही राजमहल जाऊंगा और उस गुफा तक भी जाऊंगा। आत्मा फिर से घड़ी में चली जाती है। राजा ने बहुत गलत किया, लेकिन अब मुझे उस खजाने तक जाना है और सबको मुक्ति दिलानी है। यदि मैं ये घड़ा लेकर राजमहल जाऊंगा तो मंत्री मुझे अंदर नहीं जाने देगा। एक काम करता हूँ, इसे लकड़ी के बीच छुपा देता हूँ और सुबह लकड़ी के साथ महल ले जाऊंगा। इतना कहकर रामू घड़ा लेकर जाता है और घड़ा लकड़ी के बीच छुपा देता है। सुबह होती ही वो लकड़ी लेकर राजमहल की तरफ निकल पड़ता है। आ गए, जल्दी आओ, सारी लकड़ियाँ अंदर रख दो। मैं खुद ही रख देता हूँ मंत्री जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, जा रख दे। रामू चोरी चुपके महल के खुफिया कमरे में चला जाता है। इसी कमरे से गुफा का रास्ता होना चाहिए, पर कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ दीवारें दिख रही हैं। अब मैं कैसे महल के नीचे जाऊँ? तभी उसे दीवार पर एक नक्शा दिखाई देता है। यहाँ दीवार पर ये नक्शा कैसा? और यही नक्शा तो इस घड़े पर भी बना हुआ है। शायद इन दोनों के मिलन से ही वो रास्ता खुलेगा। रामू वो घड़ा लेकर दीवार के पास रखता है। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और एक रास्ता खुल जाता है। अच्छा, तो यही रास्ता जा रहा है। मुझे जल्दी इस रास्ते के अंदर जाना चाहिए। रामू जैसे ही अंदर जाता है, वो एक पुराना खंडर सा गुफा में पहुंच जाता है। अरे, ये तो बहुत ही पुरानी और खंडर सी गुफा है। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए सुनहरे दिल पर पड़ती है। तो यही दिल है जिसमें रानी की आत्मा कैद है। मुझे इन्हें आजाद करना होगा। रामू दिल के नजदीक जाता है और उसे छू कर कहता है, रानी माँ, मैं आपको मुक्ति दिलाने आया हूँ। गुफा प्रकाश से भर गई और रानी का रूप सामने आ गया। रामू, तुमने मेरी रूह को आजाद किया है और अब मैं अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ। ये जो खजाना तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये सारा खजाना अब तुम्हारा है। इसके तुम ही मालिक हो। तभी तेज रोशनी में सामने खजाना आ जाता है और रानी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। वही रोशनी पूरे महल में फैल जाती है और राजा की आंखें वापस आ जाती है। और रामू जैसे ही गुफा से बाहर आता है, रामू, तुमने कर दिखाया। इतने वर्षों से मैं एक नेक इंसान की प्रतीक्षा कर रहा था और आज तुमने आकर मेरे वो सारे पाप धो दिए। मैंने जो धन के लालच में गलती की थी, चंद्रावती को मारकर, आज तुमने चंद्रावती की आत्मा को मुक्ति दिलाकर हम सब पर से वो बद्दुआ हटा दी। अब मेरा राज्य फिर से सुखी और शांति भरा रहेगा। महाराज, आपने जो रानी के साथ किया वो ठीक नहीं था। उसी की सजा तो मैं इतने सालों से भुगत रहा था। रामू, अब तुम इस राज्य के राजा रहोगे और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिया गया नया जीवन इस राज्य का है। पर महाराज, इतने दिनों तक मैं लकड़ी देने आता था, फिर वो सारी लकड़ियों का क्या हुआ? महल में रोशनी नहीं आती थी, तो उसी लकड़ी से हम पूरे महल में रोशनी करते थे। इसी वजह से तुमसे हम रोज लकड़ियां लेते थे और ज्यादा धन भी नहीं देते थे। हमारे राजमहल में उतना धन भी नहीं था, लेकिन अब तुम यहाँ के राजा रहोगे और ये धन भी तुम्हारा होगा। ठीक है महाराज, मैं राजा तो रहूंगा, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति का ही जीवन जीऊंगा और कभी किसी गरीब दुखिए को भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं इसकी पूरी निगरानी करूंगा कि ये जो खजाना है इसका सही सही उपयोग हो। इसके बाद रामू राजा से भी धनी बन जाता है और राजाओं जैसा जीवन जीने लगता है।